वृष राशि के लोग जिनके की राशि स्वामी शुक्र हैं और शुक्र सौंदर्य के देवता, शुक्र प्रेम के देवता, शुक्र लग्जरी, शुक्र धन, शुक्र संतति। तो जिसके राशि स्वामी ही इतने सौंदर्यपूर्ण और मधुर हो तो वो लोग कैसे होंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। वृष राशि के लोग सुंदर, कला प्रेमी, मधुर, व्यवहार कुशल और कभी किसी से झगड़ा नहीं करते ये लोग। तो ऐसे वृष राशि के लोगों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा जनवरी का महीना वृष राशि के जातकों के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। तो सबसे सुंदर बात यह है कि पहले ही घर में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। देखिए, जब भी कभी बृहस्पति शुक्र की राशि में बैठे हो या शुक्र बृहस्पति की राशि में बैठे हो तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इनको शत्रु कहा गया है, पर मैं इनको शत्रु नहीं मानती हूँ। ये शत्रु होने के बजाय कॉम्पिटिटर्स हैं। जब भी कभी शुक्र बृहस्पति के घर में होंगे या बृहस्पति शुक्र के घर में होंगे, एक दूसरे के घर का उत्थान करते हैं। वैसे भी फर्स्ट हाउस में बृहस्पति है, फर्स्ट हाउस यानी कि हम खुद। तो इस समय क्या होगा, क्योंकि बृहस्पति वक्री होंगे तो कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी शक्ति लगभग 100 गुना बढ़ जाती है। शुभ ग्रह वक्री होगा तो शुभत्व बढ़ेगा, क्रूर ग्रह वक्री होगा तो क्रूरत्व बढ़ेगा। तो अभी क्या होगा कि बृहस्पति का शुभत्व 100 गुना बढ़ जाएगा। बृहस्पति धन के कारक, संतति के कारक, ज्ञान के कारक, कुटुंब के कारक, ओवरऑल जो हमारी प्रेस्टीज है, जो हमारा यश है, मान है, उत्थान है, टोटल हम लाइफ में कितना अपलिफ्टमेंट करेंगे उसके कारक हैं, प्रेम के कारक हैं। तो इतनी सारी चीजों का जिनके पास पोर्टफोलियो है, जब वो फर्स्ट हाउस में वक्री होंगे तो क्या फल होगा। फर्स्ट हाउस हम खुद, हमारा दिमाग, हमारा हृदय, हमारी पर्सनालिटी, हमारा टोटल शरीर, हमारा ओवरऑल जो कुछ भी हम हैं, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारा और एवरीथिंग फर्स्ट हाउस। तो जब बृहस्पति फर्स्ट हाउस में होंगे तो हम खुद बृहस्पति रूप होंगे। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं तो आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाएंगे, ज्ञान की ओर ले जाएंगे। आपके सोच में एक बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। और बृहस्पति कारक हैं आपको समाज में यश और मान देने के, कुटुंब में एकता देने के, संतति देने के। तो इस समय क्या होगा कि परिवार में कोई नया एंट्री होगी, किसी का संतान का जन्म या फिर किसी का विवाह। उसके अलावा आप खुद एक बहुत पॉजिटिव, बहुत आध्यात्मिक और बहुत महान व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे। शत्रुओं को आप क्षमा करेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे और चीजों को बिल्कुल सीधे तरीके से सुलझाएंगे। बात करें दूसरे घर की तो दूसरे घर में मंगल वक्री हो जाएंगे 21 जनवरी से। दूसरा घर आपका कुटुंब, वाणी, आपका खान पान और धन का संचय। यहाँ मिथुन राशि है जिसके स्वामी बुध बहुत अच्छी स्थिति में है। शुरू में बुध होंगे अष्टम भाव में सूर्य के साथ और बाद में होंगे सूर्य के साथ आपके भाग्य भाव में। दोनों ही जगह बुध का होना अच्छा है। बुध ज्ञान, बुध बुद्धि, बुध मैनेजमेंट, अष्टम गुप्त रहस्य, अष्टम पाताल, अष्टम रिसर्च। तो जो लोग रिसर्च में हैं वो गजब रिसर्च कर पाएंगे। ये एक ऐसा समय होगा जब आप अपने परिवार के बारे में बहुत कुछ ऐसा जान पाएंगे जो आप पहले नहीं जानते थे। और क्योंकि बुध सूर्य के साथ है तो जब बुध सूर्य के साथ होते हैं तो राजकुमार राजा के साथ, उस समय बुध की शक्ति बढ़ी हुई होती है। बुध बहुत स्ट्रांग फील करते हैं क्योंकि बुध एक राजकुमार ग्रह है, बालक माना गया है उनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो जब बालक राजा के साथ होगा, अपने पूर्ण स्वामी के साथ होगा, तो क्या होगा, उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसकी शक्ति तो उसके पास है, लेकिन वो जो एक कॉन्फिडेंस होता है पिता के साथ होने से, वो अब आएगा। तो आप कुटुंब में बहुत बड़े निर्णय ले पाएंगे। धन का आगमन ऐसी चीजों से होगा, कुछ गुप्त सोर्सेज ऑफ इनकम आपके होंगे और बाद में भाग्य भाव से होंगे। भाग्य से धन आएगा, भाग्य से कुटुंब में कुछ अच्छे काम होंगे। मंगल जब वक्री हो जाएंगे 21 जनवरी से वहां, तब थोड़ा सा आपको अपने कुटुंब जनों के साथ
अपनी वाणी संभालने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात ये कि धन का जो व्यय है वो थोड़ा सोच समझ करके करें। बात करें तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव में मंगल नीच के हो जाएंगे और 21 जनवरी तक नीच के होकर के साथ में वक्री होंगे। देखिए, मंगल एनर्जी, मंगल हमारे शरीर में बहने वाला रक्त, मंगल उत्साह, मंगल सेनापति। कोई भी ग्रह जब नीच का होता है तो क्या होता है, उसकी जो एनर्जी है वो लो हो जाती है। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। होता क्या है, मंगल नीच का बहुत शोर है, इतना नहीं घबराने की जरूरत है। देखिए, हम अब अपने बारे में सोचिए। आज आपको सुबह किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम पर जाना है और शरीर काम नहीं कर रहा है, उठ नहीं रहा है, साथ नहीं दे रहा है, आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही है जाने की, तो क्या होगा? आपको गुस्सा आएगा, जल्लाहट होगी, नुकसान तो होगा ही। जहां आपको जाना था आप जाकर के काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा कि फाइनेंस का भी नुकसान, गुस्सा भी, शरीर का भी नुकसान। तो अब जब नीच होने के साथ वो वक्री भी हो गए हैं, तो उनका नीच का जो प्रभाव था वो बहुत हद तक कम हो गया, बहुत हद तक। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि 100% खत्म हो गया, वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत हद तक कम हो गया। तो जितना नुकसान मंगल के नीच होने से यहां हो सकता था पराक्रम भाव में, उतना नहीं होगा। एनर्जी रहेगी, आप काम कर पाएंगे, हाँ उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे जितना आप कर सकते थे। यहाँ पर सूर्य की 14 जनवरी से और बुध की 24 जनवरी से दृष्टि और राहु की पंचम दृष्टि है। तो इस घर पर दृष्टि होने से क्या होगा कि जो एक एनर्जी लॉस आपको मंगल देगा, उसकी भरपाई सूर्य करेगा, उसकी भरपाई बुध करेगा। तो आप कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाएंगे, मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे, अपनी बात ठीक से रख पाएंगे, और मेहनत थोड़ा डिसबैलेंस होगा लेकिन फिर भी पूरे काम अपने कर पाएंगे, ये एक अच्छी बात है। और मंगल जब नीच के, तो एक अच्छी बात क्या है कि वो 12 जनवरी तक पुष्य नक्षत्र में और फिर पुनर्वसु नक्षत्र में, जो कि गुरु के नक्षत्र हैं। दोनों नक्षत्र गुरु के हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऐसा कहती है कि कोई भी ग्रह जिस नक्षत्र में होता है उसके अनुसार प्रभाव देता है। तो मंगल जब गुरु के नक्षत्र में होंगे, इसको ऐसा समझिए, मंगल सेनापति और गुरु यानी आपके राजगुरु। तो सेनापति जब गुरु की बुद्धि से गुरु के कंट्रोल में चलेगा तो क्या होगा, जो उसके खराब प्रभाव थे वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे, लगभग नलीफाई। तो और वैसे भी पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो री एस्टेब्लिशमेंट को शो करता है। तो आपकी लाइफ में आप अपने पराक्रम से कोई नया पुनर्स्थापना करेंगे, अपने वर्क प्लेस पर, अपने पेरेंटल प्लेस पर, अपनी लाइफ में। कोई बताइएगा जरूर से, कोई पुरानी चीज आकर के री एस्टेब्लिश होगी आपकी लाइफ में। बात करें आपके चतुर्थ भाव की, तो चतुर्थ भाव में सिंह राशि है जिसके स्वामी सूर्य है। जब अष्टम भाव में तब भी और जब नवम भाव में, दोनों जगह बहुत अच्छी स्थिति में है। सूर्य और चंद्र को अष्टम का दोष नहीं लगता। तो अष्टम भाव पाताल, रंध्र, अंधेरा, गुप्त रहस्य, ससुराल, इंश्योरेंस, वसीयत। अब क्या होगा जब अष्टम पाताल है, तो यहां किसी भी शुभ ग्रह का होना अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को जैसे मैंने कहा कि अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप साइंटिफिकली देखिए, अंधेरे में जब सूर्य आएगा तो क्या होगा, सूर्य की एनर्जी थोड़ी कम तो होगी, लेकिन वो अष्टम को प्रकाशित भी तो करेगा, पाताल को प्रकाशित भी तो करेगा, वहां वार्मथ भी तो लाएगा, गर्मी भी तो आएगी सूर्य की वहां। तो क्या होगा कि अष्टम के बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे, ससुराल से लाभ, रिसर्च में लाभ, गुप्त रहस्यों से लाभ, जो लोग स्पाई एजेंसीज में काम करते हैं या आर्कियोलॉजिकल सर्वे में काम करते हैं या किसी भी, या फिर जो लोग तंत्र मंत्र में काम करते हैं या ऑकल्ट से रिलेटेड है, उनको बहुत फायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, कुछ ऐसे सोर्सेज से आपके पास मनी का आगमन, क्योंकि सुख का आगमन, चौथा भाव क्या है, सुख, और सूर्य किसका स्वामी है, चौथे भाव का, सुकेश का स्वामी है। तो सुख गुप्त रहस्यों से आएगा, गुप्त तरीकों से, गुप्त जगहों से आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, आपके चतुर्थ भाव पर शनि की सप्तम और शुक्र की संजीवनी दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि। तो कुछ ऐसी चीजें जो आपके सुख में बेहद कमी कर रही थी वो रिवाइव होंगी, फिर से पुनर्जीवन होगा उनका, क्योंकि संजीवनी दृष्टि शुक्र की जहां होती है वो वहां की मृत चीजों को पुनर्जीवन देती है, वापस जिंदा करती है, पुनर्जागरण करती है उनका। तो यह सुख का पुनर्जागरण होगा। इसका मतलब ये है कि आपके पेरेंटल प्लेस पर आपकी ये माता का भी घर है, ये हृदय घर का हृदय स्थान है काल पुरुष का। तो क्या होगा कि बहुत सारी चीजों में माता से सुख, पेरेंटल पर सुख, ये पब्लिक का भी घर है, पब्लिक से सुख,
बहुत सारी चीजों से आपको अचानक सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है और शनि अब मार्गी हो गए हैं, तो जो जो चीजों का उन्होंने आपको लेसन्स दिए थे उनका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर होगा, और चतुर्थ भाव यानी सुख भाव जागृत होगा और बहुत सारी चीजों से सुख की प्राप्ति होगी। बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव में केतु है, और 28 तारीख के बाद जब शुक्र उच्चावस्था में होंगे तो शुक्र की संजीवनी दृष्टि इस घर पर आ जाएगी। यहाँ पर राहु की सप्तम दृष्टि और बृहस्पति की पंचम दृष्टि है। बृहस्पति कारक है पंचम भाव के। केतु क्या है? केतु हमारी अभिलाषाएं पूर्व जन्म की जो हमने पूरी नहीं की थी। ऐसा कहते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऐसा कहती है कि मृत्यु के समय जो भाव मन में होता है उसके साथ जब हम जन्म लेते हैं वो ही केतु है, अपूर्ण इच्छा। तो पंचम भाव में जब केतु होगा तो संतान से, प्रेम से, धन के आगमन से रिलेटेड आपकी जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए आप पूरा दम लगाएंगे। और जब यहाँ बृहस्पति की पंचम दृष्टि होगी तो बृहस्पति मदद करेंगे उसमें। कोई आपके जो प्रेम प्रसंग चल रहे थे, जिनमें प्रॉब्लम चल रही थी, खटपट चल रही थी, उनका सोल्यूशन निकलेगा। संतान के काम होंगे, जो लोग एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो स्त्रियां संतान सुख की ओर अग्रसर है उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। और अचानक कुछ प्राप्ति होगी इससे, क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि यहाँ पर है। बात करें आपके छठे भाव की, तो छठे भाव में तुला राशि है, जिसके स्वामी शुक्र बहुत बढ़िया स्थिति में अपने मित्र के घर में दशम भाव में बैठे। अब देखिए छठे घर को और दशम को, छठे का स्वामी क्योंकि दशम में बैठा है। छठा क्या है? रोग, ऋण और शत्रु। लेकिन ये नौकरी का, सेवा का भी भाव है, और दशम भाव भी कर्म भाव है। इस समय आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे थे, उसमें सक्सेस मिलेगी। नौकरी में जो जॉब आपको चाहिए था, प्रमोशन चाहिए था, या कुछ भी वर्क प्लेस पर चीज चाहिए थी, वो इस समय आपको मिलेगी। और साथ ही मंगल की चतुर्थ दृष्टि यहाँ पर है, तो रोग, ऋण और शत्रु का नाश होगा। हाँ, कोई नया लोन इस समय गलती से भी मत लीजिए, क्योंकि मंगल जब छठे भाव में होते हैं या मंगल की दृष्टि होती है, उस समय जो कर्जा आप लेते हैं उसको पूरा करना, उसको चुकता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात करें सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है, जिसके स्वामी मंगल नीच के और वक्री हो रहे हैं। देखिए यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ स्थिति है। जैसे कि मैंने कहा कि मंगल के नीच होने को वक्री ने बहुत हद तक संभाल लिया है, और वैसे भी क्योंकि मंगल बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे तो काफी हद तक प्रभाव कम होगा। फिर भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ प्रेम संबंध बनाए रखिए। अगर क्रोध आता है तो भी अपनी वाणी संभालिए। बिजनेस में इस समय कोई नया बिजनेस इनिशिएट मत कीजिए। और ये आपके बिजनेस पार्टनर का भी घर है, तो यहाँ पर बिजनेस पार्टनर के साथ भी अपने संबंध मधुर बना के रखिए। यहाँ बृहस्पति की पूर्ण 7th दृष्टि है, शनि की दशम दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि है। इन प्रिकॉशंस को लेने के बावजूद इस हाउस का, 7th हाउस के जो एस्पेक्ट्स तीनों मैंने बताए, यानी कि पति या पत्नी, बिजनेस या बिजनेस पार्टनर, उनके साथ चीजों को बहुत हद तक बृहस्पति ठीक करेंगे। जहां आपको लगेगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है, उसको बृहस्पति संभाल लेंगे। तो क्या होगा कि मैं इसको विपरीत राजयोग तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन लगभग वैसी स्थिति बनेगी। पहले कुछ चीजें बिगड़ेंगी और फिर वो चीजें सही हो जाएंगी, बन जाएंगी। बात करें आपके अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में सूर्य 14 जनवरी तक हैं। 10 जनवरी से उत्तराषाढ़ा अपने खुद के नक्षत्र में होंगे, और 4 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक यहाँ पर बुध है। मैं पहले सूर्य का डिस्कस करती हूँ। धनु राशि में जब सूर्य होते हैं तब खरमास होता है। खरमास क्यों होता है? क्यों हम इस समय कोई शुभ काम नहीं करते? देखिए, जिस समय सूर्य धनु राशि में होते हैं तो उनका एंगल ऐसा होता है, क्योंकि वो एक अंडाकार रास्ते पर चलते हैं, जैसे कि हम सूर्य की कक्षा कहते हैं, तो वहां से वो बृहस्पति के बहुत करीब होते हैं। और बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह है, बृहस्पति का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बहुत ज्यादा है। तो क्या होता है कि बृहस्पति का ग्रेविटेशनल पुल सूर्य की एनर्जी को, उसके ताप को इतना ज्यादा खींच लेता है कि जो सूर्य का ताप और एनर्जी हम तक आती है वो सफिशिएंट नहीं आ पाती है। इसलिए, और हमारी आत्मा का कारक है सूर्य, एनर्जी का कारक है सूर्य। पृथ्वी पर जीवन या बाकी जो 8 ग्रह हैं उन पर जीवन चलता है सूर्य से। तो क्या होता है, इस समय हमारी एनर्जी लो होती है। इसलिए मना करते हैं कि कोई शुभ काम मत कीजिए, और कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया गया लोगों को चीजें, इसलिए लोग उनको बहुत बड़ा चढ़ाकर दूसरे वे में एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, खाली इतना है कि देखिए, जब आपकी एनर्जी लो होगी, ऐसे में कोई शुभ काम आप शुरू करेंगे तो उसका अंत कैसा होगा?
ऐसा कहते हैं ना कि देखो कोई शुभ काम शुरू करना है, पूरा दम खम से खुश होके तब करो, वो आ जाएगा मकर संक्रांति से। जब 14 जनवरी को सूर्य आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे तब वो स्थिति आ जाएगी। या सूर्य के साथ जब बुध है तो ये दोनों मिलकर के, जैसे कि मैंने कहा कि अष्टम के पूर्ण बेनिफिट्स आपको देंगे। धनु में बुध बहुत अच्छे फल आपको देंगे। बुद्धि से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ काम है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ काम अगर आपके रुके हो वो डेफिनेटली इस समय पूरे हो जाएंगे। जब सूर्य 14 जनवरी से आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में तो बहुत अच्छा है। सूर्य और बुध दोनों मिलकर के भाग्य भाव में बुधादित्य योग बनाएंगे, बहुत अच्छी स्थिति है। इस समय भाग्य पूर्ण साथ देगा। और यहाँ बृहस्पति की 9th अमृत दृष्टि है। बताइएगा जरूर, लिखिएगा मुझे कमेंट्स में, इस महीने 14 जनवरी के बाद कोई बहुत बहुत विशेष काम आपका बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो इस संक्रांति का इतना महत्व क्यों है। शरशैया पर पड़े रहे थे भीष्म पितामह इस दिन का इंतजार करने के लिए। क्यों? क्योंकि सूर्य नॉर्थ पोल में आ जाता है। जब सूर्य नॉर्थ पोल में आ जाता है तो उस समय जिन लोगों की मृत्यु होती है उनको ऐसा कहते हैं मोक्ष मिलता है। क्यों मिलता है और कैसे मिलता है? आत्मा क्या है? मिनी माइक्रो एटम। तो अर्थ के ऊपरी जोन में, ऊपरी पोल में, नॉर्थ पोल में, उत्तरी साइड में जब सूर्य होगा तो सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि आत्मा जो कि मिनी माइक्रो एटम है, जो शरीर से निकल चुकी है, उसको पूरा दम लगा करके सूर्य खींच लेता है और इस जोन को हमारी आत्मा पार कर जाती है और फिर पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए इस मकर संक्रांति का इतना महत्व है। इसीलिए इस समय कुंभ का मेला और बहुत सारी चीजें होती हैं। मकर संक्रांति को पूरे कंट्री में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसके बाद सूर्य के नॉर्थ पोल में आने का साइंटिफिक बेनिफिट जो है, सनातन पूरी तरह साइंटिफिक है, उसके लिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो जब सूर्य और बुध 9th अमृत दृष्टि बृहस्पति के साथ भाग्य भाव में होंगे तो बहुत गजब कोई बेनिफिट भाग्य पूर्ण साथ देगा। और सिर्फ भाग्य ही साथ नहीं देगा, शुक्र है आपके कर्म भाव में और शनि यहाँ पर मार्गी है। और शनि मार्गी होकर के 27 दिसंबर से 28 अप्रैल तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि बृहस्पति के नक्षत्र में। अब देखिए, जबकि आपके 7th हाउस में तो मंगल वहां के स्वामी जो नीच और वक्री हैं, लेकिन दशम भाव जो कर्म का भाव है वहां पर जब शनि मार्गी होकर के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होंगे, पूर्व भाद्रपद का मतलब है फॉर्मर लकी फुट, हमारा प्रथम भाग्यशाली कदम। इस समय आप कोई बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव लेंगे और वो आपके भाग्य को बदलेगा। भाग्य स्थान भी और कर्म स्थान भी दोनों बता रहे हैं इस बात को। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब भी कुछ अच्छा होता है आपके साथ या बुरा होता है, जो भी होना होता है, उसको आपके हॉरोस्कोप में कोई एक ग्रह नहीं, कई सारे ग्रह इंडिकेट करते हैं। तो कोई ऐसा नया काम आप इनिशिएट करेंगे इस समय जो कि आपका जीवन बदल करके रख देगा। और शुक्र क्योंकि मित्र राशि में है यहाँ पर 28 जनवरी तक, हालांकि मंगल की अष्टम दृष्टि है, डिले होगा चीजों में, पक्का डिले होगा। भाग्य से जो मिलना है उसमें भी डिले होगा, कर्म से जो मिलना है उसमें भी डिले होगा, लेकिन वो डिले आपके शुभ के लिए, आपके भले के लिए। गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, एंगर होगा कि क्यों चीजें नहीं मिल रही हैं, लेकिन मान के चलिए कि उसमें भी कुछ भला है। क्योंकि जब भी कभी ईश्वर हमें किसी चीज के लिए रोकते हैं या देरी करते हैं, बाद में पता लगता है कि अरे ये इसलिए रोका था कि इसमें ये भला था। 28 जनवरी से जब 11वें भाव में शुक्र उच्चावस्था में आ जाएंगे तो वल्ले वल्ले। यहाँ राहु भी है 11वें भाव में, 11वां भाव लाभ, इच्छा पूर्ति। तो राहु के साथ जब शुक्र आएंगे तो राहु क्या है? किसी भी चीज के क्रिस्टल है, वो हर चीज को बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं, है ना, एम्पलीफायर है। तो शुक्र प्रेम, शुक्र वैभव, शुक्र लग्जरीज, शुक्र शैया सुख, शुक्र संतति, शुक्र अभिलाषाएं। जब राहु होगा तो आपकी इच्छाएं असीमित हो जाएंगी मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर के, और राहु गलत रास्ते दिखाएंगे, उसको संभालिएगा। नहीं संभालते हैं तो फिर भुगतने के लिए भी तैयार रहिएगा। मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, अंधाधुंध मिलेगा, और इतना मिलेगा जितनी आपने उम्मीद नहीं की होगी। क्योंकि नवा घर भी दिखा रहा है, 10वां घर भी दिखा रहा है और 11वां घर भी दिखा रहा है। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि राहु जब इस भाव में बैठा होगा तो राहु 21 को करने के 1000 रास्ते दिखाता है, जिसमें से 999 गलत रास्ते होते हैं।
तो जो वो एक सही होगा ना उसको चुनिएगा। बात करें आपके दशम भाव की, तो दशम भाव में मेष राशि है, जिसके स्वामी मंगल नीच और वक्री हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। विदेश से बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स बनेंगे, विदेश से लाभ होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में कुछ इस समय बातें आगे बढ़ेंगी। एकमात्र चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अपने क्रोध को नियंत्रण रखना है, और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड जरूर 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 करते रहिए। अगर आप इतना कर लेते हैं आपको बहुत हद तक बेनिफिट होगा। ये है मेरी प्रेडिक्शन इस महीने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपको बाकी वीडियोस भी देखने हैं तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। वर्षफल वृष राशि का बहुत जल्दी पोस्ट करूंगी मैं, उसका इंतजार कीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के लिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।